नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की महंगी हो गई है। सीएनजी के दाम जयपुर में 1.59 रुपये बढ़कर 94 रुपये से 96 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिए गए हैं। इससे पहले 2 बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ रही कीमत से परेशान लोग सरकार से बस एक आस लगाए बैठे हैं कि आखिर राहत कब मिलेगी। लेकिन दोस्तों, निश्चित रहिए, आपके इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आरपी विजय जी और कांग्रेस से प्रवक्ता भारती कुमावत जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सवाल स्पष्ट और सीधा है कि कितना समय लगेगा। आप सीधे इतना धीरे धीरे जनता को प्रताड़ित करने से अच्छा है कि एक ही बार में झटका दे दीजिए, क्योंकि हर तरह की उम्मीदें जनता से की जा रही है। आप देखेंगे कि उनको बोला जाता है सोना चांदी मत खरीदिए, पेट्रोल की खपत कम कीजिए, लेकिन नेताओं का बड़ा काफिला अभी समाप्त नहीं हुआ। राम रहीम जैसा आरोपी अपराधी व्यक्ति बाहर जेल से निकलता है, लंबे काफिलों के साथ निकलता है। तो आखिर क्यों जनता को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? एक साथ झटका दे दीजिए, सहना तो जनता को ही है। आरपी जी। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को, आपको और मेरे को पैनलिस्ट भारती जी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। सबसे पहले जो आपने बात कही कि एक बारी क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान के अंदर 4 साल तक कोई पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद में जो वैश्विक संकट आया है, उस वैश्विक संकट की वजह से ये सब चीजें आज की तारीख में हो रही है। और अगर आप कंपेयर करेंगे पूरे विश्व को और हिंदुस्तान को, तब आप ये पाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में अभी कीमतें बहुत कम है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट। आप देखो, कई जगह पे मैं बताऊं आपको कि 30% से लगा के, मिनिमम 30% से लगा के और 130% तक ये कीमतें बढ़ी हुई है पूरे विश्व के अंदर। तो ये कोई जो कीमतें बढ़ी है, ये कोई स्वाभाविक नेचर से नहीं बढ़ी है या हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं बढ़ाई है, ये वैश्विक संकट की वजह से बढ़ी है। आप सबको बात, लेकिन आरपी विजय जी, आप निश्चित आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ कि आपने कहा कि विदेश परिस्थिति, वैश्विक परिस्थिति सामान्य है, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि टॉप टायर इकोनॉमी जैसे चीन और अमेरिका पे इस कदर प्रभाव नहीं पड़ा जैसा भारत पे पड़ रहा है। भारत भी अपने आप को चौथी या छठी सूचकांक में शामिल करता है और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो इन देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो आप ऐसे में इस परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में आप भारत को रख के तो देखते हैं, लेकिन क्या भारत उस आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी उस दीर्घा में शुमार है? सौरभ जी, आज की तारीख में ये चेंजेज आज नहीं हो रहा है। अगर डॉलर की रेट वो थी तो बाहर इंडिया रुपीस की रेट वो थी। आज अगर कोई दूसरी कंट्रीज की रेट है वो थी। बट ये जो अभी जो चेंजेज आया है, ये वैश्विक संकट की वजह से आया है। और वैश्विक संकट की वजह से चाहे कहीं पर भी अगर प्राइसेज का अंतर आया होगा तो वो परसेंटेज भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो कंपैरिजन करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे स्टेट से कंपेयर कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी तकलीफ वो स्टेट वाले उठा रहे हैं या अदर कंट्रीज वाले उठा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे भारत के निवासी, भारत के जो रेजिडेंट्स है, उनको इतनी तकलीफ नहीं है। बट फिर भी जो तकलीफ है उसके लिए हम लोग, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये हम मानते हैं कि तकलीफ तो हुई होगी, बट इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर आप या तो हम टैक्स बढ़ा करके इसको सब्सिडाइज कर देते हैं आज की तारीख में पेट्रोल और गैस की कीमतों को, और उसके बाद हम टैक्स बढ़ा दें, तो बात तो वो कि वही है। हम नहीं चाहते कि इसको कम से कम हम इसका वजन हमारे जितने भी हमारे पब्लिक है उसके ऊपर डाला जाए। और मेरा तो ये निवेदन है कि सभी की तरह आज की तारीख में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्षी दल हो, कोई भी हो, ये संकट देश पे आया हुआ है। ये कोई पार्टी का संकट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नहीं बनाया है। ये संकट बना हुआ है वैश्विक संकट। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी पार्टी का संकट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसी रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए था ताकि आम जनता पे जो इस वक्त आर्थिक चोट पहुंची है उसको राहत दिया जा सके। लेकिन एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। भारतीय सबसे पहले मैं आपकी प्रारंभिक टिप्पणी से शुरू करना, जी मैं आऊँगा आरपी जी, मैं वापस आऊँगा, लेकिन भारती जी मैं आपकी प्रारंभिक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूँ, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारती जी। जी बिल्कुल सौरभ जी, मैं ये बता दूं कि जिस तरह से मेरे भाई बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि ये सरकार का कसूर नहीं है, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता का बहुत बड़ा अभाव हमें भारत के आर्थिक संकट से गुजरने में देखने को मिल रहा है। यदि समय रहते मोदी सरकार इस पर काम कर लेती और
स्ट्रिक्ट तरीके से समाधान ढूंढती तो शायद आज वैश्विक परिदृश्य में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब ना होती। दूसरा, सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी मैं ये बता दूं कि ढुलमुल नीतियों के चलते कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपए, इससे जनता में अफवाह फैलती है और भारतीय जनता पार्टी एज यूजुअल कांग्रेस को बदनाम करती है कि कांग्रेस अफवाह फैलाती है। मैं भी एक आम व्यक्ति हूं, मैं भी ये सोचती हूँ कि क्या पता 2 रुपए बढ़ जाएगा, मैं पेट्रोल खरीद लूं। तो पेट्रोल पे, सीएनजी पे इतनी लंबी लाइनें लग रही है। और दूसरा ये देखिए, वैश्विक परिदृश्य में जब पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो चाहे हमारे देश का परिवहन हो या खाद्य सामग्री हो, इन सब पे महंगाई की मार इतनी जबरदस्त पड़ती है कि आम आदमी की कमर टूट जाती है। लेकिन अब दूसरी बात हम ये कहें कि देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट है, हमारी सरकार इसे सीरियसली नहीं ले रही थी। मोदी जी तो अभी भी जाकर विदेशों में मेलोनी जी को मेलोडी खिला रहे हैं। तो ये जनता की दुखती नब्ज को पकड़कर आप हंसी ठिठोली करेंगे तो देश की जनता का मोरल डाउन होता है। लेकिन भारती जी, और इस सच्चाई तो तरह ये की भी है कि आपके परिस्थितियां जी कार्यकाल में भी, जी आपके कार्यकाल में भी जब आपकी पार्टी का कार्यकाल था तो उसमें भी इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और ईंधनों की कीमतें वो बढ़ाई गई थी। तो अगर ये गलत है तो क्या वो भी गलत था? देखिए, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक परिदृश्य में एक बहुत अच्छी पहचान दिलाई थी। और पीआईबी के अधिकृत बयान के अनुसार यदि मैं बताऊं तो 12 वर्ष पहले, ठीक 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली, उस दिन भारतीय बास्केट का कच्चा तेल 108.95 प्रति बैरल था और डॉलर रुपए का जो एक्सचेंज रेट था वो 58.59 रुपए था। पेट्रोल 71.51 और डीजल 56.71 प्रति लीटर था। आज कच्चे तेल की कीमत 99 रुपए प्रति बैरल से कम पर, पेट्रोल डीजल और 102.12 और 95.20 प्रति लीटर है। कच्चा तेल सस्ता है लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही देखिए है, भारती जी, सरकार आप कभी आंकड़ों राहत का, देने का काम नहीं करती है। देश की 3 बड़ी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, लेकिन कभी देश की जनता के हित के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, दूसरी क्योंकि में भारती जी भारतीय आप अर्थव्यवस्था आंकड़ों की की बात कर रहे हैं, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद जी दिलाना चाहता हूँ 2004 में जब आपकी सरकार आई थी तब पेट्रोल 34 रुपीज़ के आसपास था और जब आपकी सरकार गई 2014 में तो 72 रुपीज़ के आसपास था। तो ये भी तो इजाफा देखिए ना, आप आपकी सरकार में हुआ है। आप डॉलर डॉलर की कीमत भी तो देखिए, रुपये के कंपैरिजन में रुपया कहाँ पहुंच गया है। दूसरी मैं बता दूं, उस वक्त हम चुनिंदा कारपोरेट सेक्टर को फेवर नहीं कर रहे थे। हम अब अडानी अंबानी मॉडल पर नहीं चल रहे थे। हमारे यहाँ पे ईडी और आईटी जैसी संस्थाओं का डर नहीं था। निजी निवेश में गिरावट नहीं थी। विदेशी निवेशकों का देश के ऊपर भरोसा घट नहीं रहा था। रुपया इतना कमजोर नहीं था। महंगाई की मार से जनता की कमर नहीं टूट रही थी। दूसरा, बेरोजगारी अपने चरम पर है। छोटे व्यापारी और मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन आज डर में काम कर रहे हैं। तो वैश्विक संकट के इस समाधान को, हालांकि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के और राष्ट्र हित के साथ रही है, लेकिन समय रहते इसका समाधान ढूंढ लिया जाता तो आज क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी भारती जी, तरह से एक हमारी सवाल जो नहीं मैं आपसे गिरती। पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप सत्ता में थी तो जिस भूमिका में विपक्ष था, जिस तरीके से उसने महंगाई को लेकर एक आंदोलन खड़ा किया और बतौर सशक्त विपक्ष की भूमिका में वो नजर आया, क्या कांग्रेस ये फिलहाल के वक्त में कर पा रही है? क्यों जनता को कांग्रेस की तरफ से इस महंगाई को लेकर आवाज़ बुलंद होती नजर नहीं आ रही? क्यों आपको नहीं लगता कि आपको भी सड़क पे संग्राम करना चाहिए, जनता की आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस सड़क पर ही है। कांग्रेस सड़क पर है। अभी अभी नीट पेपर के लिए देखे, कांग्रेस ने कितना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया। और अभी पानी को लेकर हमारे प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने जल भवन का घेराव किया और सरकार को एक्शन लेना पड़ा। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है कि चूंकि ये राष्ट्रीय संकट है तो कांग्रेस इसके साथ भी है और जनता खुद देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की डुलमुल नीतियां, देश हित, राष्ट्र हित गौण करके आप चुनाव में अरबों खरबों रुपया डालते हैं और फिर दिखाने के लिए आप नौटंकी करते हैं। आपसे बसों में नहीं बैठा जा रहा है। आप एक तरफ साइकिल का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ आपके कमांडोज, आपके गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स, आपका ठीक है, 40-40 कारों का काफिला आप लेकर चल रहे हैं। ठीक है तो इस आरती तरह से जी, देश की जनता का मोरल टूटता है।
आरपी जी, आपने खुद सुना कि भारती जी ने क्या कुछ कहा है। मूल रूप से उनका कहना है कि रणनीतिक रूप से क्योंकि कमज़ोर थे, इसलिए आम जनता को इस तरीके की आर्थिक चोट का सामना करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा आरोप जो विपक्ष लगाता है वो ये है कि हमें रूस और चीन जैसे या अन्य देशों से सस्ती दामों पे, सस्ते दरों पे तेल मिल सकता था, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने हम पर प्रत्यक्ष या बिल्कुल। प्रत्यक्ष रूप से लिमिटेशन लगाया हुआ था, इसकी वजह से हम अपनी जनता को परेशान कर रहे हैं और अमेरिका को राहत दे रहे हैं। जी। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो भारती कुमार जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही नहीं कह रही है। आज की तारीख में हम रशिया से आज भी तेल ले रहे हैं, हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हम इराक से भी बात कर रहे हैं, हम सऊदी अरबिया से भी बात कर रहे हैं, और हम 27-28 हमारे इस समय टोटल मिला के 41 कंट्री से हम तेल ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बट हमारा 80% जो तेल आता है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आता है, और जो आपको सबको पता है कि उसकी हालत क्या है। तो आज ये स्थितियां अचानक बनी है। आज युद्ध कोई कह करके नहीं होता है, युद्ध जो हुआ था वो कह करके नहीं होता, जिसके लिए हम ऑलरेडी, हमारे पास जितनी क्षमता है उतना हमने ऑलरेडी रिजर्व कर रखा था। ऐसा नहीं है कि इनके टाइम पे तो रिजर्व भी इतना नहीं था, आज हमने रिजर्व को डबल किया है। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि ये परिस्थितियां जो बनी है, फिर भी आज हरदीप पुरी जी हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो क्लियर कट कह रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। हाँ, कीमतें बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट जब बढ़ रही है, आज पर बैरल की कॉस्ट बढ़ी है हमारे इसकी ऑयल की, क्रूड की। उसके अलावा जो क्या होता है कि लॉजिस्टिक भी है, इंश्योरेंस भी है। जब युद्ध के टाइम ये सब चीजें डबल हो जाती है तो उस वजह से ये कॉस्ट हमारी महंगी पड़ रही है। ये सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से नहीं है, जब लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, ये सब चीजें इसमें जुड़ गई, इस वजह से बहुत महंगा पड़ रहा है आज की तारीख में। देखिए मैं भारतीय आरती जी, जी को हम वैश्विक स्तर पे कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, वो कम हो रहे हैं, विदेशी अपना पैसा अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वैश्विक मंच पे कहीं हम कमजोर तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखते हैं? जी सौरभ जी, यूपीए के टाइम में हमारा रिजर्व था 300 के आसपास का, $300 बिलियन। आज की तारीख में हमारा रिजर्व है $698 बिलियन। तो कमजोरी कहीं नहीं है, बट जो परिस्थितियां दिख रही है, युद्ध कब तक चलेगा, हमको फॉरेक्स बचा के करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया सबसे पब्लिक से किया है, वो ये किया है कि हम किसी तरीके से फॉरेक्स को बचाए रखें ताकि आने वाले समय में हमें कोई तकलीफ नहीं आए। हम ये कह रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदो, बट जिसके घर में शादी है वो गोल्ड खरीदेगा, उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। इन्वेस्टर्स को किया है कि आप गोल्ड मत खरीदो। अगर कोई फॉरेन यात्रा कर रहा है तो वो नहीं करे तो उससे क्या हमारा फॉरेक्स बचेगा। आज हम जो कह रहे हैं, किसी भी चीज के लिए बात हम कर रहे हैं, अगर जो हमने 7 प्रतिबंध लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं ताकि हमारी फॉरेक्स, हमारा रिजर्व मेंटेन रहे, ताकि आने वाले टाइम में हमारी पब्लिक को तकलीफ नहीं हो। इसका उद्देश्य हमारा सिर्फ पब्लिक को बचाना है, इसके अलावा कहीं हमारा उद्देश्य कुछ भी नहीं है। अगर भारतीय जी भी कह रही है कि प्रधानमंत्री, अरे भाई आपको देश तो चलाना ही पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी तो है नहीं है कि मतलब मुख्यमंत्री निवास में बैठ जाएंगे, चाहे उनको जाना ही पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाना ही पड़ेगा। डिप्लोमेसी के लिए अगर हमको 10 कंट्रीज में जाना पड़ेगा, अभी तो 5 कंट्रीज में गए हैं, तो जाना ही पड़ेगा। इनके टाइम पे भी ऐसा होता था, हमारे टाइम पे भी ऐसा होगा, इसमें हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते ये। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा जो उनका ग्रुप जाता था, 60-70 गाड़ियां चलती थी, उन्होंने उसको काफी कम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी काफी कम किया है। और मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सबको भी अपना काफिला कम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। भारती जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आरती जी ने जो कुछ बोला उसकी भी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, लेकिन ये भी सही है कि इस देश में पर कैपिटा इनकम 600-700 के करीब आसपास है, लेकिन जब भी इस तरीके की वैश्विक परिस्थिति आती है तो क्यों सिर्फ आम आदमी की ही कमर तोड़ी जाती है? चाहे वो आपकी सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की भाजपा सरकार हो केंद्र प्रदेश की, क्यों आखिर आम जनता ही जूझे? देखिए सौरभ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अभी आरपी विजय जी ने बोला कि भारती जी गलत बोल रही हैं, लेकिन मैं ये बता दूं, ईरान हमारा बहुत पुराना, हमारे संकट के समय का साथी था। जब उस पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब माननीय मोदी जी जाकर इजराइल से दोस्ती काटकर उसे फादरलैंड बनाने में लगे हुए थे। निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अमेरिका के आगे हमारी बोलती बंद हो जाती है। अमेरिका हमें पाबंद करता है कि अब सीज फायर कर दीजिए, हम सीज फायर मान लेते हैं। अमेरिका हमसे कहता है 30 दिन का पेट्रोल आप और खरीद सकते हैं रशिया से, मैं आपको मोहलत देता हूँ। ये सारा भारत जानता है, ये केवल विपक्षी पार्टियां नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसका खामियाजा, हमारी जो विदेश नीति की विफलता है, इसका खामियाजा हमारे देश को बहुत
बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। हमारी विदेश नीति कमजोर है, हमारे देश में निवेश कमजोर है, और जो निवेश बाहर बाहर जा रहा है ऐसा शायद बहुत कम हमें देखने को मिला होगा। और जिस इस तरह की विदेश नीति के चलते हमारे देश की कमर टूटी है। यदि हम डिफेंसिव नहीं होते हमेशा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की साख ही देश की साख है भाई, आप जो बयान देंगे उसका देश के साख पर बहुत मजबूत और या बहुत कमजोर असर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की ढुलमुल विदेश नीति हमने कभी नहीं रखी। सटीक जवाब जब भी हम देश में एक आर्थिक संकट से या किसी भी संकट से गुजरे तो हमारे प्रधानमंत्रियों ने अच्छे से जवाब देकर हमारे तेवर और हमारी विदेश नीति को अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करी। ठीक है, आरपी जी क्या और कहना ये चाहेंगे? इनकी तो जी। आर्थिक व्यवस्था हम देखना चाहें तो एक तरीके से मिश्र मंडली की आर्थिक व्यवस्था है, देश हित गौण है। ठीक है, आरपी जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। भारती जी मैं आपको बता दूं, अभी आपने क्या कहा कि कम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान का जो युद्ध रुका था वो हमारी सेना ने बता दिया है। अगर आप सेना पे विश्वास नहीं करते, पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री देखिए, पाकिस्तान तो मीडिएटर बन रहा था अमेरिका का, हमारी कहाँ साख है। आप अमेरिका की बात करते हैं, आप ये हमारे सेना को नहीं मानते, मतलब आप अमेरिका की बात को मानते, हमारी सेना को आप नहीं मानते। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। अमेरिका की बात को तो आप मान रहे हैं, मोदी जी मान रहे हैं, उनके दबाव में तो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन है, इसलिए हम सरेंडर हैं उनके आगे। मोदी और पाकिस्तानी, ये कांग्रेस का चरित्र ऐसा हो गया कि आज की तारीख में आप लोग उनको फॉलो करते हैं, वो आपकी बातों को वहां जाकर के बात करते हैं। तो वो तो बात ये हो गई कि आप यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमी है, सबसे बड़ी कमी है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि देश हित में संसद पे किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है तो आप उन्हें पाकिस्तानी बताते हैं, आप उन्हें अर्बन नक्सल कहकर दुत्कारते हैं, आप उन्हें युवराज के नाम से ताने देते हैं, आप उन्हें हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं। आपने अपनी विदेश नीति के देश के नेता प्रतिपक्ष को इतना गंदे तरीके से जलील करते हैं जो कहीं नहीं मिलता है। ये ठीक नहीं, रवैया नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आरपी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विपक्षी सरकार जिस पे आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जो भी किया होगा, आपके तो विदेश मंत्री क्या कहते ठीक थे है वहां आरपी जाकर जी, के, मालूम है यूएन के अंदर जाकर के वहां ठीक है पे आरपी तो जी, जनगण मन की आरपी जगह जी दूसरा किया मैं ये करते कहना थे। चाह रहा हूँ कि ये विपक्ष ने आप जो भी कुछ किया विदेशों में होगा, एक बार जाकर आपकी बात कितना से सहमत हो निवेश भी जाते लेकर हैं। आ रहे हैं, कितना निवेश लेकर आ रहे हैं, जरा ये तो बताइए। धरातल पर तो अपनी विदेश नीति को उतारिए, अपने राष्ट्र के मुद्दों को धरातलिए, जनता की सुनिए, जनता के दुख दर्द को समझिए। बात करके आए हैं, ऑयल की बात करके आए हैं। ठीक है हम हर आरपी चीज जी, की जो भी आप जो पांचों स्टेट में हम पानी इसका को पीते रिजल्ट हैं, बताइए, इसका रिजल्ट बताइए। अभी हमें रिजल्ट देखना चाहिए कि हम कहाँ पर अरे खड़े भाई हुए हैं, देश के संकट से गुजर रहा है, आप कहाँ खड़े हुए हैं। आप लोगों ने तो वहां पर भी प्रेस वार्ता में भी कुछ गड़बड़ करवा रखा है। ये सब कांग्रेस की देन है। मैं तो ठीक ये है कहता हूँ कि सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रही है। हमारे ठीक साथ है, कौन बहुत सी बहुत संस्था है? शुक्रिया आप देश आरपी में विजय जी। बेरोजगारी को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी विजय जी, भारती कुमावत जी। माफ़ कीजिएगा, आपकी बात मुझे बीच में ही रोकनी पड़ रही है क्योंकि इस चर्चा का जो समय था वो समाप्त होता है, लेकिन आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के थैंक लिए। यू। आप दोनों से बात करते हुए वैश्विक परिस्थिति और खासतौर पे टैक्स स्ट्रक्चर और विकास मॉडल पे जो तफसील से चर्चा हुई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि इन तमाम मुद्दों पर तफसील से बात करके और खासतौर पे दोनों ही प्रमुख पार्टी के प्रवक्ताओं से एक संवाद करके समझने का प्रयास किया जाए कि भारत इस वक्त किस स्थिति में है, और ख़ासतौर पे पेट्रोल और डीजल और तमाम जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी कीमतों में जिस तरीके का बेतहाशा इजाफा हो रहा है वो आम जनता के लिए किस तरीके से प्रभावी होने वाला है। क्या आने वाले वक्त में इसकी कीमत में कमतर होने की उम्मीद है, और क्या आने वाले वक्त में इस परिस्थिति में सुधार होने की कोई गुंजाइश बची है? ऐसे तमाम सवालों के साथ पंजाब केसरी राजस्थान लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी कर रहा है और ऐसी तमाम डिबेटों के जरिए आप तक इस पूरे मुद्दे को तफसील और विस्तृत रूप से पहुंचाने का प्रयास भी कर रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।